हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा आपसे पहले वादा किया था, अगर आपने पहले वाले जो इंटरव्यू सेक्शंस देखे हैं मेरे इस चैनल पे कैप्स पर, तो हमने उसमें वादा किया था कि एक बार आपको जो है हमारी सलाला की जो डायनामिक डुओ से मिलाएंगे। द डायनामिक डुओ विभा एंड शुभा, जो आज हमारे साथ यहाँ हैं और जिससे बात करने का अपॉइंटमेंट मुझे आज मिला है बेसिकली। तो इसमें हम आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं जो बेसिकली क्लास 12th के बाद में जो एस्पायरिंग होते हैं ना कि अब नेक्स्ट क्या करें, या 10th के बाद वो बच्चे जो एस्पायरिंग होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें। और जो हमारे जो आमतौर पे जो पारिवारिक माहौल होता है जिसमें हम पल बढ़ के बड़े होते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, इसके उसके राह पे लेते हैं और अपना रास्ता आगे बनाते हुए जाते हैं। बट ये दोनों जो बच्चियां हैं वे इन सभी एग्जाम्पल से अलग हैं, और वो कैसे हैं क्या है वो आज हमको पता चलेगा। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपने से बनना चाहते हैं। सो प्लीज यू वॉच टिल द एंड एंड सी द मैजिक ऑफ द मैजिक एंजल्स ऑफ सलाला, शुभा एंड विभा। So Vibha and Shubha, sorry, she is Vibha and she is Shubha, मैं पहले बताता हूँ। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं ये छोटे बच्चे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो 10th क्लास में जब हम पहुँचते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आता है यार कि हमें सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। जी सर। तो ट्रेडिशनली हम लोग मैथ्स या आर्ट्स या साइंस ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब उसको चूज करने के पीछे हमारे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि फैमिली चाहती है भाई तुम ये करो, तुम वो करो, या फ्रेंड्स चाहते हैं कि हम ये करें। तो आप लोग की जिंदगी में क्या हुआ था? विल स्टार्ट विद विभा फर्स्ट, बिकॉज विभा बड़ी हैं और उनसे पहले उनकी जिंदगी पूछते हैं, फिर हम शुभा पे आएंगे। यस विभा। जी सर। तो मेरे केस में इतना मुझे कन्फ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि पहले से मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बनना है। और ये शुरू से मुझ में इम्बाइब इसलिए था क्योंकि देयर हैज़ नॉट बीन इवन अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन आवर फैमिली। So my grandfather tried doing it and he couldn't clear the finals. Dad gave it a try, he gave it up after intermediate. And there are a lot other examples in just our family जिन्होंने CA बनने का बहुत ट्राई किया, but then none of them could clear it. तो एक वो जुनून था, एक वो पैशन था कि मुझे CA करना है। आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट टैबू कि हमारे घर में कोई CA नहीं हो सकता है। तो एक वो शुरू से क्लियर था कि कॉमर्स लेके मेरे को CA ही करना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता था कि उसमें कितना स्ट्रगल, कितना परसिवियरेंस, कितना डेडिकेशन जाने वाला है। तो ठीक है, 11th में कॉमर्स ले लिया, CA करना है करके कॉमर्स ले लिया, निकल गए। 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गए, टॉपर वॉपर हो गए। देन व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी इनटू CA, तब आपको रियलाइज होता है यार कि ठीक है, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ केक वॉक, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट देन एक ऐसा जनरल वो भी रहता है बच्चों में कि नहीं यार CA तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका पास परसेंटेज जो रहता है सिर्फ 3-4% रहता है जी। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा बैरियर रहता है बच्चों को सिलेक्ट करने में कि भाई कॉमर्स जाएंगे तो हम CA ही करेंगे, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो एक मुझे वो लगता है कि वो इसलिए कॉमर्स से छूटते हैं कि CA हम नहीं कर सकते और उसके अलावा कोई प्रीमियर एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है, CA कोई भी कर सकता है। पास परसेंटेज उसका कम है, ज़रूर है, बट देन वो आप जब 2% में आने की जो खुशी होती है, दैट इज जस्ट पार एक्सीलेंस। तो सब्जेक्ट लेने का मुझे शुरू से ही बहुत क्लियर था कि कॉमर्स ही लेना है एंड आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वो शुरू से था और कॉमर्स का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत रहा है। एवरीबडी इज बीन इनटू कॉमर्स, सो डैड इज ऑल्सो इनटू कॉमर्स, ही टीचर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो शुरू से वो माहौल देखा है, तो एक बहुत क्लियर एक था दिमाग में कि कॉमर्स ही लेना है। वाह जी सर। ऐसे फोकस्ड मेरे को लगता है कि शायद 100 में से कोई इक्का दुक्का बच्चा होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे ये करना है बस। जी बिल्कुल। इट्स लाइक आप एक एग्जांपल हो यार। एंड देन और एक भी चीज है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि जो जिनको लगता है कि वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, हाँ, या वो आर्ट्स बहुत बोरिंग समझते हैं, तो फिर वो कॉमर्स ले लेते हैं।
हाँ बराबर। तो ऐसे बच्चे जो है, आपको क्या लगता है कि ये अपनी लाइन आगे पकड़ पाते हैं, या फिर वो आगे जाके भी उनकी जो है गाड़ी जो है खड्डे में उतर जाती है? हाँ सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है हर बच्चे को डर ही लगता हाँ है। हाँ हाँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मैथ्स से डरता हूँ तो मुझे कॉमर्स लेना है। देयर इज अ वेल लॉट ऑफ मैथ्स इवन इन कॉमर्स। यस। आप अकाउंट्स देखेंगे तो इट्स टोटली मैथ बेस्ड, इट्स टोटली लॉजिक बेस्ड। सो इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है कॉमर्स ले लिया और कुछ करना नहीं, बीकॉम एमकॉम करके निकल जाएंगे। सो जी। मैथ्स से पीछा छुड़ाना, कॉमर्स लेना कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ्स अच्छा। है तो हर एक में रहेगा ही। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी सर। तो और मैं आपको बताऊं बच्चों, ये हमारी जो दोनों जो ये डायनामिक यहाँ बैठी है ना, इनके साथ एक चीज बड़ी कॉमन है, ये ले दे के टॉप आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कोई इनका जो एक लेवल नहीं है जिसको इन्होंने अचीव नहीं किया। आई थिंक विभा खुद बताएंगे कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहे हैं और कितने स्पैन ऑफ टाइम पे रहा है। जी सर बिल्कुल। तो मैंने 12th पास आउट किया था 2014 में, 14 में। yes. एंड विद इन वेल 4 years आई क्लियर्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया, और विद इन दैट 4 years CA, सो CS, BCom ऑनर्स, एंड फिर उसके 1 साल बाद मैंने ACCA भी कर लिया। तो 5 साल में विभा ने 4 डिग्रियां ली हैं, बीकॉम ऑनर्स, CA, CS और उसके बाद में ACCA। ये 5 साल में हुआ, विच इज लाइक मेरे हिसाब से भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आप में से कोई ऐसा करना चाह रहा है, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यस शी इज एग्जांपल। अब ये करने के लिए इनकी क्या परसेवरेंस रही, क्या प्रिपरेशन रही, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कि विभा, जैसे यूजुअली सारे बच्चों का होता है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद में फिर वो होमवर्क सेशन होगा, फिर उनकी सोशल गैदरिंग होगी, फिर किसी के पास जाएंगे। और आई थिंक अगर बच्चों को पता नहीं तो मैं उनको बता देता हूँ कि हम विभा और शुभा को बचपन से जानते हैं। ये हमारे सामने बड़ी हुई हैं और पास आउट हुई हैं, और उसके बाद में इन्होंने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया हमारे सामने किया, और हमने कभी भी इनको किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नहीं देखा है। इन्होंने हर एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट किया, एंड ऑल द एक्टिविटीज दे वर लाइक ऑन टॉप, जो एक मिरेकल है मेरे हिसाब से। तो ये मिरेकल है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। तो फिर कैसे ऐसा हुआ विभा? आई मीन सारे बच्चों के साथ तुम भी एग्जाम की तैयारी करते थे, होमवर्क्स तो करना है, ये भी करना है, फिर देन हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? वो टाइमिंग कैसे मैनेज होती थी? तो सबसे बड़ी बात तो वो प्रेशर हमने कभी फील नहीं होने दिया कि हम CA कर रहे हैं, तो ये बहुत डर वाली बात है। बहुत एंजॉय किया पूरी जर्नी को दोस्तों के साथ में। ये ज़रूर था कि क्लासेस मिस नहीं करनी है, और जो आज टॉपिक सिखाया वो आज के आज क्लियर करना है। सो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे। ओके। हाँ जी सर, वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। सो क्लासेस रहते थे, कोचिंग रहता था, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद में ऑफिस भी रहता था। तो कभी वो सब लोग बोलते थे सोसाइटी से प्रेशर था, बाकी फैमिली ग्रुप से, पीयर से वो लगता था यार तुम CA कर रहे हो, तुम बहुत ऐसे रहो, घर में रहो, 24 घंटे तुमको सिर्फ बुक्स के साथ में होना चाहिए। सो आई विल मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी। सो वी यूज्ड टू डू आवर कोचिंग में जितना होमवर्क रहता था सारा डॉट टू डॉट करना ही है। उसके अलावा आपको टाइम मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्टडीज़ कीजिए, बट हम लोग शादी वगैरह में भी सारा अटेंड करते थे, दोस्तों के साथ पार्टीज करनी है तो वो भी करते थे। और कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ भी जाना है। तो वी डिडंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ओनली टू बुक्स कि भाई CA है तो हमको बुक्स में ही घुसे रहना है। द ओनली थिंग इज वॉट एवर योर टीचर टीचर्स यू, एक ही दिन में क्लियर कर लो, जस्ट डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड। एक लैग होते ही आगे के सारे टॉपिक्स छूटते जाते हैं। एंड मोस्ट कीवर्ड हुआ कि उस दिन का काम उसी दिन ही खत्म कर देना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो है आज का आज करके रखना है। अच्छा बच्चों, अगर स्कूल लाइफ पे जाएं हम, जब आप स्कूल में पढ़ते थे और वो जो एक समय होता है ना 10th 12th वाला, वो बोर्ड टाइम एंड ऑल दैट, एंड लॉट ऑफ हेडेक्स, और वो बहुत सारी किताबों का बोझ। आई थिंक CBSE ने वो थोड़ा सा हल्का कर दिया है, बट फिर भी बच्चों के दिमाग में वो प्रेशर होता है कि भैया आज स्कूल में जो पढ़ाया है वो घर जाके बिल्कुल रेडी करना है, कल होमवर्क भी कंप्लीट करना है। आई थिंक वहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाते थे आप कि उस दिन का उस दिन ही खत्म करना है। बिल्कुल सर। तो हम स्कूल से घर आते थे,
घर आते लगता था यार शाम को तो कहीं बाहर जाना ही है 100%, तो फटाफट होमवर्क कर लो। तो घर आते 1-2 घंटे में, क्योंकि पढ़ा हुआ भी फ्रेश होता है माइंड में, तो आपको जो होमवर्क करना है, सम्स करना है, तो वो एकदम इजीली रिकॉल हो जाता है आपको। शाम के लिए छोड़ते हैं, फिर कहीं जा नहीं पाते, बच्चों को लगता है नहीं यार होमवर्क बाकी है, ट्यूशन बाकी है। ऑल्सो वी नेवर टुक एनी ट्यूशन अप टिल 12th। बच्चों में रहता है कि चलो 4th-5th में आते हैं ट्यूशन तो जाना ही है, इट्स लाइक कि आपको पास होना है तो ट्यूशन जाना ही है। सो इट वाज नेवर द केस। क्या लगता है आपको, व्हाई? आई मीन ये मुझे लगता है कि 90% बच्चे ऐसा सोचते हैं। ऐसा ही सोचते हैं, उनको लगता है कि हम दूसरों से एक कदम आगे रहें। बच्चे सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, हमको एक कदम आगे रहना है, तो हमको एक्स्ट्रा ट्यूशन जाना पड़ेगा। जनरली बच्चों में क्या देखा है मैंने कि स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरे टीचर से हम और ट्यूशन लेते हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमको समझ आएगा। तो एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा भी पढ़ा रहा है, हो क्या जाता है, दोनों के अपने अपनी मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, दोनों के अलग अलग लॉजिक होते हैं। तो एक बच्चा जो है 2 टीचर से बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये मुझे लगता है। सेम पॉइंट जो इसी पे मैं कैरी ऑन करूँ तो बुक्स जो बच्चे यूज़ करते हैं वो सोचते हैं हम खूब सारी गाइड्स पढ़ लें, बट आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैथमेटिक्स था मुझे भी थोड़ा टफ लगता था, तो मैं बस एक बुक थी गाइड RD शर्मा जो है काफ़ी फेमस है, बस उसको एक को फॉलो करती थी। अगर इतने सारे बुक्स आप पढ़ो तो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके मेथड्स इतने अलग होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक चीज़ को पकड़ो, उसको एकदम अच्छे से समझो, सो दैट यू कैन अप्लाई इट बेटर। वाओ, इसको बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच। बिल्कुल कि आप एक राह पकड़ो और आगे चलते चले जाएं तो अपने मंजिल पे पहुंचेंगे ही। सो मूविंग ऑन टू नाउ अवर डायनामिक शुभा, हम थोड़ी इनकी लाइफ पे भी जाते हैं। ये अभी विभा से छोटी, विभा अब जॉब कर रही है, अभी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के और वो क्या, कैसे, कौन सी कंपनी, दैट इज ऑल वी विल टॉक इसके बाद। तो शुभा बेचारी जो पढ़ रही है ना, वो तो मेरे लिए भी बड़ा नया है, तो मेरे को ना ये इंटरव्यू सेशन जरूर करना था और आप सब लोग को सुनना चाहिए। द फील्ड व्हाट शी इज डूइंग, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी यूनिक। स्कूल में भी आपका भी तो कॉमर्स ही रहा ना? जी। तो और बाकी पढ़ाई जैसे विवाह करते रहे वैसे आपका चलता चला गया। आफ्टर 12th क्या हुआ, लाइन तुम्हारी चेंज हो गई? बिल्कुल, तो जैसे आप बता रहे थे 100 में से एक होता है जो फोकस्ड रहता है पूरे टाइम, मेरे में वो नहीं था। मैं बिल्कुल फोकस नहीं थी। बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्या करना है, ये भी है वो भी है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एनीवे 10th में मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि साइंस नहीं लेना है। इतना अल्योरिंग नहीं लगता था वो फील्ड, इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में। तो मुझे ये था कि हाँ कि आई लाइक दिस सब्जेक्ट एंड आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एटलीस्ट। अब दिमाग में बना ली ऑप्शंस, ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या है। इकोनॉमिक्स पकड़ो तो आप एनालिस्ट बन जाओ, ये वो, गवर्नमेंट में इतने जॉब्स हैं। CA तो है, घर में इतने गाइड्स हैं। देन देयर इज CFA और CAT, अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो CAT है। तो इतने सारे ऑप्शंस थे, मैंने सोचा एक बार ये फील्ड पकड़ते हैं, फिर आगे आगे जाएंगे और देखेंगे कि फाइनली विच फील्ड यू वांट टू परस्यू। फिर 11th में आए, थोड़ा दिमाग क्लियर था कि CA ही कर लेते हैं क्योंकि बहन है, I'll just follow her, you know, footprints. But then by the time I came to 12th, actually that time I had no idea about the legal field. In fact, there's no one in my family who is in this field except for my uncle, my mama ji. तो उन्होंने आके मुझे बताया कि there is CLAT, जो अभी धीरे धीरे ट्रैक्शन गेन कर रहा है और बहुत कंपटीशन है इसमें। CLAT का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ओके। तो उसके बारे में फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, ये वो बहुत डायनामिक फील्ड है, ग्लैमरस फील्ड इनफैक्ट। तो ये एक्चुअली जो NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, ये लोग इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिल बी BA plus LLB और BBA plus LLB, इनफैक्ट दिस BSc plus LLB। तो इसलिए वो 5 साल का है। नाउ व्हाई 5 years? अगर आपको LLB परस्यू करना है 3 years वाला, तो आपको पहले ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा।
तो आप बीकॉम करिए या बीए करिए तो उसमें 3 साल, फिर आप एलएलबी करिए उसमें 3 साल, तो टोटल 6 साल लग जाते हैं। इसलिए इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, आप साथ में 2 डिग्रीज पे काम करिए। अच्छा, ओके। जी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी फील्ड। इनफैक्ट एक जो एडवांटेज है इस फील्ड का कि आपने एक बार लॉ चूज़ कर ली तो आप फ्यूचर में जाके भी उसको अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको सिर्फ लॉ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कुछ और करना है, बिकॉज आपकी एक इंटीग्रेटेड कोर्स में जो डिग्री थी वो आपके साथ है, आपने बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, जो भी है, तो अगर आपने वो 5 साल कर भी लिए, उसके बाद आप एकदम किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं जो अगर बीए प्लस एलएलबी किया है तो आगे जाके एमए कर लेते हैं, लिटरेचर में आगे चले जाते हैं। कई लोग हैं जो कैट दे रहे हैं, ये 5 साल लेने के बाद भी वो लोग कैट की तैयारी कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स है एक डिग्री, उसका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको आप वहाँ फंस नहीं गए हैं, आप लॉ फील्ड में फंस नहीं गए हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि चलो क्लैट की तैयारी करते हैं। वेरी गुड। तो अब जब आपको पता चल ही गया है शुभा लीगल फील्ड पे है, वो वकालत करेंगी लेकिन दूसरे तरीके की वकालत है और बहुत इंटरेस्टिंग वकालत है, तो उसके बारे में आप पूछते हैं कि शुभा अभी आप कहाँ पे हैं, मतलब आपकी डिग्री अब खत्म हो चुकी है? अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर है। वैसे तो मैं हमारा प्लेसमेंट्स वगैरह 4th ईयर में ही हो जाता है, तो प्लेसमेंट हो चुका है। उसके पहले मतलब प्लेसमेंट होने से पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज अभी लॉ जो है वो इतना वाइड हो चुका है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी फील्ड्स है उसमें। तो जो ट्रेडिशनल फील्ड्स है वो तो है ही, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पर अब देयर इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, देयर इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देयर इज मैरिटाइम लॉ, या शिप में जैसे वेसल्स वगैरह जो जाते हैं उसके पायरेसी अगर जैसे हो जाती है तो उस केस में भी पायरेसी का भी लॉ रहता है। और एकदम एक्सट्रीम में हम जाएं तो देयर इज स्पेस लॉ। तो लॉ का भी फील्ड इतना वाइड है कि आप बस देख लो, बस मतलब क्या करना है आपको, कहाँ पे आपको कौन सा जो फील्ड है आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एनीवे मेरा जैसे मैंने बताया था कि 8th स्टैंडर्ड से मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो देयर इज अ फील्ड ऑफ लॉ जो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, दे आर सो क्लोजली इंटीग्रेटेड, विच इज़ कॉम्पिटिशन लॉ। तो मुझे वो 3rd ईयर में ही मैंने थोड़ा माइंड मेकअप कर लिया था कि कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है, बिकॉज उसमें मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, मार्केट में कंपटीशन को स्टडी करना पड़ता है, देयर इज मोनोपोली, ओलिगोपोली जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वापस आते हैं, आपको वो अप्लाई करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड हाउ कंपटीशन वर्क्स, हाउ अनफेयरनेस इन कंपटीशन वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये माइंड मेकअप कर लिया कि हम काम करेंगे तो कॉर्पोरेट फील्ड में, कंपटीशन लॉ में भी उसको लेके कुछ करेंगे। तो मैंने एक एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन कर लिया, लॉ सीखो, एक स्टार्टअप था, अभी तो काफ़ी उन्होंने ट्रैक्शन गेन कर लिया है। तो उन्होंने एक कोर्स प्रोवाइड किया था, मैंने काफ़ी सर्च किया था कि कंपटीशन लॉ के कोर्सेज कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो लॉ सीखो का एक बहुत ही फेमस था, तो मैंने वो किया, 3 महीने का था वो कोर्स। वो फेज़ ऐसा था कि मैं मेरा क्लासेस चल रहे थे कॉलेज के, मैं कोर्स भी कर रही थी और मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, सो देयर वर 3 थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। पर मुझे सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। तो वंस यू नो कि वो सब्जेक्ट इज क्लोज टू योर हार्ट, इट्स समथिंग यू वांट टू परस्यू, तो आपको प्रेशर इतना फील नहीं होता है, आपको
मन होता है कि आप और मेहनत करें, आप अपना और ऑर्गेनाइज्ड करें शेड्यूल। तो उस समय मैंने ये तो माइंड मेकअप कर लिया कि कंपनी लॉ, आई मीन बिजनेस लॉ में जाएंगे, कंपटीशन लॉ पढ़ेंगे और आगे ट्राई करेंगे कि कंपटीशन लॉ प्रैक्टिस में कुछ नाम कमाएं। वेरी गुड। तो तुझे कंपटीशन लॉ के बारे में आपको पहले से ही पता था, इसका मतलब? हाँ जी, इनफैक्ट हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में देयर इज अ जर्नल ऑन कंपटीशन लॉ, सो आई वाज अ कॉपी एडिटर इन दैट जर्नल। तो उस टाइम थोड़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ कंपटीशन लॉ से। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कंपटीशन लॉ बाकी जो लॉ है उनसे भी बहुत रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल देयर इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का अलग फील्ड है, पर कंपटीशन लॉ, क्योंकि व्हेन अ मर्जर हैपेंस, व्हाई कंपटीशन लॉ कम्स इनटू पिक्चर इज बिकॉज अगर दो बड़ी कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जॉइंट एंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बाकी जो स्मॉलर एंटिटीज हैं उनके लिए compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे चीज़ों को दे कीप इन यू नो इन व्यू, जो कंपटीशन लॉ है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि देयर इज स्मूथ कंपटीशन गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो ऐसे पता चला कि कंपटीशन लॉ इज नॉट जस्ट, यू डोंट जस्ट स्टडी कंपटीशन लॉ, देयर इज, उसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली आपको देखना पड़ता है, उसका इंटर रिलेशन विद अदर फील्ड्स देखना पड़ता है। वाह यार, आई मीन दिस इज वेरी यूनिक। और जहाँ तक मुझे लगता था और शायद बाकी बच्चों को भी लगता होगा, लॉ मींस देयर इज समबडी हु इज लाइक वेयरिंग ब्लैक कोट एंड स्टैंडिंग इन द कोर्ट एंड टॉकिंग टू द गाय हु इज वेयरिंग समथिंग बिग लाइक दिस, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बट दिस इज नॉट दैट। Yeah. So it is unique, ये बिल्कुल ही अलग है। और आज इनसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि हमारे देश में जो लॉ की फील्ड है वो कितनी बढ़ गई है, कितने उसके वेरिएशंस हो चुके हैं। So it's like if anybody of you who's like, जो आप सोच रहे हो थे कभी कि आप लॉ में जाएंगे, so now you have a lot of options, open up the internet and find it out। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ होती है ना तो फिर मैं आपको शुभा से कनेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। She will help to find out what are the options in the field of law, and then based on your own interest, सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मेरा इंटरेस्ट किस में, उसके हिसाब से मैं लॉ में जा सकता हूँ। एक्चुअली एवरीबडी इन दिस कंट्री, हमारे भारतवर्ष में ना सबको लॉ तो पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज लॉ इज समथिंग एवरीबडी शुड नो, कि व्हाट आर द योर कंट्री का क्या लॉ है और कहाँ फंस जाए तो क्या करना है। बट एक वो होता है जनरल लॉ, अभी ये तो हो गया स्पेसिफिक सेगमेंट्स के भी अलग अलग सेगमेंट। तो दिस इज लाइक बहुत अच्छा है शुभा, एंड आई एम श्योर अगर कोई में से बच्चा बोलेगा ना मुझे बात करनी, तो आई एम श्योर आई विल गोइंग टू कनेक्ट टू यू। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब हम विभा पे जाते हैं। विभा, आपकी पढ़ाई लिखाई तक तो सबने सुना, अभी उसके बाद आपने फिर अपनी करियर स्टार्ट करी जी, एंड नाउ यू आर वर्किंग, राइट? एग्जैक्टली। सो कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ, एंड लाइक कौन सी कंपनी से फर्स्ट स्टार्ट हुए थे, अभी कहाँ हैं आप? जी सर, तो मैंने सीए क्लियर किया नवंबर 2018 में, और उस टाइम तक मेरे पास सीए, सीएस एंड बीकॉम ऑनर्स, आई हैड 3 डिग्रीज। तो आई वाज वेरी श्योर कि ठीक है, कुछ हम्बल सा जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं तो आई मीन बीइंग फ्रॉम जोधपुर, इट इज अ हब ऑफ सीएस एंड इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सीए फर्म्स वर्किंग एंड ऑल टॉप नॉच फर्म्स। वैसे ठीक है, जॉब का नहीं भी रहता है तो आई कैन जॉइन एनी वन ऑफ दोज फर्म्स। तो पहले कैसा रहता था कि आवर इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दे डिडंट यूज टू होल्ड एनी कैंपस प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली उन्होंने ये स्टडी किया कि सीए में मेजर पार्टिसिपेशन नहीं रहता क्योंकि जॉब का श्योरिटी नहीं रहता है। फर्स्टली क्लियर होंगे कि नहीं, वही श्योरिटी नहीं रहता है। सेकेंडली क्लियर हो भी जाए तो जॉब का श्योरिटी नहीं रहता है। तो टू एनकरेज किड्स टू pursue CA as a career, तो ICAI came up with campus placements. So recently they came up with this. So I also decided to go through the campus placement of ICAI. So I chose Ahmedabad as my interview center. So the first company to call me for interview was TCS, Tata Consultancy Services, and my happiness was it was beyond imagination that such a large organization as Tata's, one of the most strong organization in India and globally these days, of course. तो TCS से जब मुझे कॉल आया तो फर्स्टली तो बहुत खुश थी, एंड सेकेंडली द थिंग वाज कि TCS जैसा कंपनी में घुसने के लिए आई हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
So it was the day of my interview, and I went for the interview, and there were 3 panelists. Very good. And it was smooth. पहले उन्होंने they shot me general questions related to the course, related to CA, related to my field of study. Then they asked me कि आपका specific interest किस field में है. तो finance एक ऐसा field था जिसमें मुझे शुरू से बहुत interest था. अब generally CA कर लेते तो society को क्या लगता है, अच्छा हमारा return भर दो यार. So you know, so CA is not just limited to कि return भर दो और या audit करा दो हमारी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आजकल सीए में भी इतने ऑप्शन हो गए हैं. तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फाइनेंस के अंदर, बिजनेस फाइनेंस में, कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो आई टोल्ड देम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज समथिंग दैट आई एम वेरी मच इंक्लाइंड टू. So they started throwing me questions all related to finance. And by God's grace, I was able to clear that interview very well. And within 10 minutes of completing my interview, they called me back in again and they're like, would you like to join our company? We have the offer letter ready for you. And I was taken aback. I was taken by surprise. Wow. मैंने कहा भाई I have 3 more interviews lined up just after an hour or so. But they were like नहीं आपको डिसाइड करना है तो आप हमें 15 मिनट में डिसाइड करके बताइए. यू कैन टेक योर टाइम, आप बाहर जाके बात कर लीजिए. एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. कंपनी सच एज TCS just inviting me to join them. And then my grandfather was accompanying me that time. तो I talked to him. मैंने कहा अभी क्या करें, I mean वो तो बोल रहे हैं आप ज्वाइन करो. And दादाजी is like कर लो, ज्वाइन कर लो. बाकी 3-4 कंपनीज जो थी बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली. एंड यू नो दैट इज गोइंग टू बी द प्लस पॉइंट इन माई CV. आगे भी रहेगा और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इतनी है टाटा में. इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप जॉब स्विच कर सकते हो टाटा ग्रुप के अंदर ही. एंड तो आई डिसाइडेड ओके चलो लेट्स गो विद TCS. तो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब. दैट वाज विद TCS एंड आई वाज प्लेस्ड इनटू बिजनेस फाइनेंस. तो दैट इज वन फील्ड that I am very very much inclined towards. और बहुत मज़ा आया टाटा के साथ काम करने में. तो आप काफी लंबा समय रहे उनके साथ? उनके साथ हाँ जी. सो a little above 2 years. 2 years and 3 months. हाँ जी. मूड नहीं था मेरा कि मैं टाटा छोड़ के कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ. But then one fine day this HR lady from Cognizant called me up and she's like, we have a profile open for you and your CV matches with what position we are wanting to fill in. So I said ठीक है ऐसे इंटरव्यू दे देते हैं क्या लगता है अपना. तो I gave the interview and the next day they're like, you have cleared the first level, let's go for the second. I'm like, okay, this is getting serious now. I cleared the second level, I cleared the third level, and then there was this HR interview and they said, okay, as per the feedback from your interviewer panelists, we are ready to give you a 40% jump. And that 40% was something that you know nobody could say no to. Of course. तो उसके बाद मन बना लिया. मैंने कहा ठीक है, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर आपको इतना अच्छा जंप मिल रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट. So that is how I came to leave TCS and I joined Cognizant. Cognizant Pune, that is right. Why Pune? You know, because Pune से मेरा बहुत पुराना संबंध है और Cognizant Pune को मैंने मेरे सामने बनता हुआ देखा है. जी. I mean that building. Right. वो मैंने देखा. मेरे बारे में बात करेंगे but it's like this. So अच्छा, अभी ये बताओ आप कि जैसे अभी जो बच्चे हैं यूजुअली जो ये बच्चों के दिमाग में जो ये प्रॉब्लम आती है राइट एट द एज व्हेन दे आर क्लास 10th में जब रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए. सो व्हाट इज योर एक्सपर्ट एडवाइस फॉर दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि व्हिच वे दे शुड गो व्हेन दे हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट. सो बेस्ड ऑन व्हाट? करेक्ट. सो व्हाट मंत्रा आई यूजुअली फॉलो इज डू व्हाटएवर योर हार्ट सेज. जहाँ अपना मन है वही करना है. फैमिली प्रेशर में नहीं आना है. फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उनका देखा देखी हम भी कर लेते हैं. दैट इज़ वन अप्रोच विच आई फील कि बच्चों को नहीं लेना चाहिए. आपको साइंस में इंटरेस्ट है आप साइंस लें. आपको साइंस मुश्किल लगता है आप कॉमर्स लें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वही कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ ले. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ इनफैक्ट आजकल इतना बूम हो रहा है, उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास में. तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि हमको अपने आप को प्रूव करना है इसलिए हम साइंस ले लें, इसलिए हम मैथ्स ले लें. जिसमें आपका मन है वो लें. क्योंकि अल्टीमेटली आप फैमिली प्रेशर में आके वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. एंड आगे जाके यू लूज फोकस, यू लूज ट्रैक ऑफ इट. और फिर कहीं ना कहीं इतने कंपटीशन में यू जस्ट कुडंट कम्पीट. आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. बट यार यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ डू आई डिसाइड कि व्हाट आई रियली लाइक. दिल में तो एक समय 50 चीजें आती हैं. मुझे आज नहीं लगता. अब जैसे मैं अगर थोड़ी सी बात
पहले भी मैंने बताई है आपको, फिर से सुन लो कि जैसे क्लास 6-7 में आए थे तब लगता था कि नहीं भाई पायलट बनना है। वो 1 साल बाद चेंज होकर के वो फौज में चला जाता है दिमाग। राइट 10th आते 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 तक लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल फौज में जाना है, लेकिन एक अटेम्प्ट में फेल हुए, फिर दिमाग में नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, समथिंग एल्स। बाय द टाइम यू समथिंग में वो 10वीं का जो वो समय है वो निकल गया, बराबर देन यू तो राइट नाउ सब्जेक्ट तो लेना है। करेक्ट तो फिर ये अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूं, फिर उसके क्या फिर पैरामीटर्स होने चाहिए? आई थिंक इस चीज़ को लेके द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी Right. फॉर्मुलेट हुई है हाँ वो एक तरह से सोल्यूशन है। अच्छा। ऑल्दो आई थिंक इंडिया के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा इस पॉलिसी को समझने के लिए, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फॉरेन। इसमें ये है कि देर आर आपके पास ट्रेडिशनल 3 फील्ड्स नहीं है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। इसमें है कि आप एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों को गाइडेंस मिले। देयर शुड बी काउंसलर्स हु टेल देम अबाउट इट, टीचर्स को उनको बताना चाहिए, उनको पॉलिसी एक्सप्लेन करनी चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, हाउ अब बच्चों की अप्रोच क्या होनी चाहिए इस चीज़ की तरफ। तो आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी रेवोल्यूशनरी मूव है। तो ये कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं ये? Even I am unaware of the nitty-gritties, but I'm sure कि गवर्नमेंट का जो गज़ेट में वो लोग निकालते हैं, या फिर उनका जो पॉलिसी पेपर होता है, सर्कुलर्स जो निकालते हैं वो लोग, नोटिफिकेशंस, आई एम श्योर दोज मस्ट बी अवेलेबल ऑनलाइन। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है उस अनाउंसमेंट को लेके, तो आई थिंक काफ़ी वेबसाइट्स ने ऑलरेडी उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया होगा, स्पेशली जो एजुटेक सेक्टर में जो काफ़ी ऑनलाइन काफ़ी फर्म्स हैं। तो आई थिंक काफ़ी, मैं एज आई सेड आई एम नॉट अवेयर कंप्लीटली, बट आई एम श्योर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स आल्सो अराउंड दिस। तो यूट्यूब करेंगे तो काफ़ी मिल जाएगा बच्चों को, आप न्यू पॉलिसी के बारे में समझना चाहते And I हैं। think every school should take the initiative to explain the policy to every student. या बिकॉज जो मेरे को सबसे बड़ा जो प्रश्न वही लग रहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि ठीक है अगर एक समय मुझे 4 चीजें पसंद आ रही हैं, तो आप ले सकते हैं आज। हाउ विल आई डिसाइड व्हिच वन इज द बेस्ट वन? करेक्ट। सो आप 10th में किसी बच्चे को लग रहा है मुझे केमिस्ट्री पसंद है और प्लस मुझे साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है और प्लस मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो ट्रेडिशनली दिस वाजंट अलाउड। आप साइंस लोगे तो आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना आएगा, बिकॉज़ ऑफ द न्यू पॉलिसी अलाउड है। करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी यू कैन मिक्स एंड मैच योर सब्जेक्ट्स। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी पढ़ सकते हैं। सो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसके साथ में आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, उसके साथ में आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, उसके साथ में आप लीगल साइंस पढ़ सकते हैं। सो द न्यू पॉलिसी इन दीज टर्म्स इज सुपर्ब। तो आपको लगता है मुझे 4-5 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ठीक है आप 4-5 सब्जेक्ट्स ले लो। 11th-12th में आप एक्सप्लोर करो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है आप आगे जाके उस फील्ड में मास्टर्स कीजिए या जो भी आपको सही लगता है। दैट्स सुपर्ब यार। आई मीन ये अगर पॉलिसी है तो कुछ मेरे ऐसे कंफ्यूज बच्चे जो अगर आप हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, सो यू प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी एंड गो अहेड विद दैट। एट द सेम टाइम मैं आप दोनों को भी एक चीज़ बताना चाह रहा था जो मैंने पहले अपने व्यूअर्स को बताया है जी। कि मैंने एक स्टार्टअप हम लोगों ने शुरू किया है। मैं और मेरे वाइफ डॉक्टर अरुणा शुक्ला जो हैं वो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों ने मिल करके ये जी, जिसका नाम है कैप्स मीन्स करियर एंड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को लाने के पीछे रीज़न यही था, ये जो कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर खोजते खोजते हम लोगों ने कैप्स को फॉर्म कर दिया। तो इसमें मतलब बच्चों आपके लिए और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज़ वन मोर वे। आई मीन इफ़ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड देन यू कैन कम टू अस, टॉक टू अस एंड वी कैन हेल्प यू इन दैट वे। तो उसमें हम क्या करते हैं विभा एंड शुभा, देयर इज अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट। ओके। उसमें क्या होता है कि जब 10th का बच्चा पहुंच रहा है देन लाइक आफ्टर ऑल दिस ही इज कंफ्यूज्ड, तो साइकोलॉजिस्ट के पास में जो ये टेस्ट होता है जिसको हम जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके ऊपर, तो बच्चे की जो ब्रेन एनालिसिस है, जो उसकी ब्रेन फॉर्मेशन है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमको पता चल जाता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या फील्ड्स हैं जिसको वो चूज़ करे तो सक्सेस उसको मिलेगी और ये ले तो नहीं मिलेगी।
क्योंकि हर इंसान की बुद्धि अलग तरीके से बनी हुई होती है। बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई थिंक हम सबकी कलर चॉइसेस नेचुरली सबकी अलग अलग होती है, हमारी चॉइसेस अलग होती हैं, हमारी पसंद, सो इट्स व्हाई बिकॉज वी आर फॉर्म्ड लाइक दैट। राइट। तो वो चीज को पकड़ के जब मैंने अपनी वाइफ से एक बार पूछा कि कोई ऐसा तरीका है तुम्हारे साइकोलॉजी पे, तो उसने कहा यस देयर इज अ वे वी कैन फाइंड इट आउट, और ये सिर्फ यही लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट रिजल्ट। वो हम करते हैं हमारे सेंटर पे, वी डू दैट। और अभी कोरोना काल पे ये सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सो इफ इन केस फिर भी अगर बच्चों तुम कंफ्यूज हो और इफ एनीबडी नीड्स इट वी डू दैट। और ये हर लेवल पे चलता है, इट्स नॉट ओनली 10th, लाइक किसी भी लेवल पे, इनफैक्ट लाइफ के किसी भी हिस्से पे जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपना आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराइए, देखिए क्या हो रहा है, व्हाई यू आर गेटिंग स्टक, तो उसका रिजल्ट निकल के आ जाता है। फिर देन वो आपकी मदद करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, सो दैट्स हाउ इट इज। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो ये एक इनिशिएटिव है यार, लेट्स सी। अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, मेहनत लगेगी, तो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, बट इंडिया पे ऑलरेडी काम हो रहा है इस चीज पे काफी ज्यादा, बट एट द सेम टाइम लोगों के अंदर में एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा कम है। राइट। वो अभी भी अपने उसी तरीके पे जाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके पे जाना चाहते हैं। सो ये बताओ, बचपने से लेकर अब तक, अब आप बड़े हो चुके हैं, अपनी जिंदगी पे आगे बढ़ रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डिड यू गेट इन योर फैमिली, मतलब पढ़ाई को लेकर के। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इन दोनों डायनामिक ड्यूओस के जो फादर हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर संदीप ओझा, इनका पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे आया था, और उसी चैनल पे, उसी वीडियो पे मैंने बोला था कि मैं इनसे मिलाऊंगा। सो जब मैंने उनसे बात करा था, तो उन्होंने जो घर का माहौल के बारे में उस वक्त बात की थी जी, तो उनकी तरफ से था कि सारा कुछ काफी फ्री था, देयर इज नो लाइक रिस्ट्रिक्शन एज सच, तो बिल्कुल दैट्स हाउ आप लोग बड़े हुए नो। और सो अपने बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल अब हर घर में फैमिली प्रेशर होता है यार, कुछ ना कुछ चीजें को लेकर, तो उस समय माहौल पे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो फिर वो कैसे उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपना एक्सपीरियंस एंड एनीथिंग ऑफ योर लाइफ। श्योर सर। तो हम लोग का, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स प्लस ग्रैंड पेरेंट्स दोनों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है हम दोनों पर ही। इनफैक्ट आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स का ज़्यादा रहा है। हाँ राइट। तो दादाजी का शुरू से ही शौक था कि बच्चों को मैं होमवर्क करवाऊंगा, मैं उनको सिखाऊंगा, तो ही ऑलवेज यूज टू टेक दैट इनिशिएटिव कि नहीं बच्चे स्कूल से आ गए तो मैं उनको होमवर्क करवा देता हूँ, शाम में है तो नॉर्मली बोलेंगे अच्छा 2 1s are 2, 3 2s are 6, ऐसे बोलते बोलते शाम में कैजुअली हमको 20-25 तक टेबल सिखा दिए थे बातों बातों में। इनफैक्ट पेरेंट टीचर मीटिंग्स में पापा को टाइम नहीं होता था, दादाजी आते थे। तो सारे पीटीएम्स में दादाजी सबसे पहले रहते थे। इनफैक्ट हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, दे न्यू माय ग्रैंडफादर एंड नॉट माय फादर। That's so nice यार, I mean ऐसा बहुत कम होता है, but that's so unique, बहुत बढ़िया। आजकल पेरेंट्स में भी जनरली हम लोग सलाला में देखते हैं कि बच्चे स्कूल से आ गए तो शाम को जाओ ट्यूशन चले जाओ, मैम होमवर्क करवा देंगे आपको, वो जैसे भी रहेगा। तो हमारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मम्मी जो थी हमको पूरा गाइड करती थी, शी हरसेल्फ इज BSc मैथ्स, तो उनका क्योंकि खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है तो उनको पता था कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है एजुकेशन की बच्चे की लाइफ में। तो शुरू से ही वो वैल्यूज हमें इम्बाइब करते थे धीरे धीरे। वो प्रेशर बिल्कुल नहीं था कि तुमको फर्स्ट ही आना है, तुमको गोल्ड मेडल ही लाना है, बट देन वो हमको गाइड ज़रूर करते थे कि तुम घर आ गए तो चलो होमवर्क कर लो, इट्स अ गुड हैबिट, फिर शाम को बाहर चलेंगे। तो एक वो ल्योर करते थे, तो हमको लगता भी था कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, तो डन फॉर द डे, फिर शाम को आराम है, मस्ती करेंगे। तो मस्ती में कब हमारा टाइम निकल जाता था, होमवर्क भी हो जाता था, मज़े भी हो जाते थे, साथ साथ खाना भी हो जाता था, पता ही नहीं चलता था और दिन निकल जाता था। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हमेशा रहती थी। रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक ये सब होके धीरे धीरे यू इनकलकेट डिसिप्लिन इन एवरी चाइल्ड। वेरी नाइस यार। कभी ऐसा कुछ मौका आया आपकी जिंदगी में जहाँ ऐसा लगा यार कि सब्जेक्ट में टपक गए, एंड देन लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल गेट टू समथिंग लाइक दैट, टू फियर पेरेंट्स को लेकर के यार कि ये सब्जेक्ट खराब हो गया यार, अब क्या होगा, समथिंग लाइक दैट? 12th तक आइट से मेरे केस में तो एटलीस्ट नहीं था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं हो ही जाऊंगी, आई विल बी इन द टॉप 4-5, और जो कि हमेशा रहा है। CA फाइनल के टाइम पे एक
पॉइंट आया था, मेरा ब्रेक डाउन पॉइंट आ गया था ऑलमोस्ट, जब मेरा ऑडिट का एग्ज़ाम था एंड आई डिडंट डू वेरी वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना वास्ट है वो, इतना उसमें समझने की ज़रूरत है, इतना डीप जाने की ज़रूरत है, एंड दैट वाज समथिंग जो मुझे इतना नहीं अट्रैक्टिव लगता था, तो मेरा पेपर बिगड़ गया था एंड अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन मैं पास नहीं हो रही थी उस पेपर में, एंड ऑडिट वाज द सेकंड पेपर इन अ सीरीज ऑफ 8 पेपर्स। तो वहीं पे मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था कि सेकंड पेपर ही बिगड़ गया है तो आगे के पेपर्स देने ही नहीं है मुझे, आई एम फेल्ड, मुझे आगे जाना ही नहीं है। उस समय मम्मी ने बहुत मुझे हेल्प किया मेंटली इमोशनली कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, पेपर्स तो दे दो, बाकी में तो तुम अच्छे ही हो, ऑडिट नहीं होगा, एक पेपर बाद में दे देना जैसे भी रहता है। तो उस समय मम्मी का, दादाजी का भी बहुत ज़्यादा, बोले कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, तुमने दे दिया, तुमने इतनी मेहनत करके दिया तो है, दैट इटसेल्फ मैटर्स अ लॉट। तो उसमें एक फैमिली का बहुत सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं बाकी के 6 पेपर्स दे पाई एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड सीए फाइनल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे लगता है एक फैमिली का सपोर्ट, एक कल्चर बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। बिल्कुल सही है जी। शुभा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में? बिल्कुल सेम, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ था, पर कॉलेज में सो 4th ईयर इज द पॉइंट वेयर यू चूज योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपको कौन से लॉ के फील्ड में ऑनर्स करना है। तो मेरा उस टाइम माइंड मेकअप था कि हाँ कंपटीशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ ये सब है, तो बिजनेस लॉ ऑनर्स हमने ले लिया। अब इनिशियली सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एकदम से एक टाइम आया कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सब्जेक्ट्स में, एंड द थिंग विच एग्रीवेटेड द सिचुएशन इवन मोर वाज कि हमें उस समय कोरोना हो गया। तो उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट ऑलरेडी ऐसा हो जाता है, यू फील डिप्रेस्ड, यू फील डाउन ऑल द टाइम, देयर इज नो मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, और एनकरेजमेंट नहीं मिलता। नहीं तो आप अगर एक फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो थोड़ा बातचीत हो जाती है, घुल मिल जाते हैं। एक ही आप घर में आइसोलेट हुए हुए हैं और दिस प्रेशर, यू आर हियरिंग नेगेटिव न्यूज़ कि आज डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट एडेड ऑन टू इट, और एंड आई वाज लाइक नहीं, बिजनेस लॉ इज़ नॉट फॉर मी। बस एक कॉम्पिटिशन लॉ का सोच के मैंने ले लिया, बट इट्स नॉट फॉर मी, आई थिंक आई शुड चेंज और उस टाइम एक्चुअली आई थिंक 1-1.5 महीना निकल चुका था, एंड आफ्टर दैट पॉइंट यू कैन नॉट चेंज योर field. If you want, you have to wait for another year and again choose. So I was ready to do that as well. I was at that point. But again, I think it's always your family support which works out. And मतलब फिर टेस्ट के रिजल्ट्स आए, I'm like, how am I doing well when I'm not enjoying the subject? तब थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं, I think the situation was such, कोरोना हो रखा है, माहौल ऐसा हो रखा है, उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी हो गई थी दिमाग में, पर फिर वापस फोकस हुआ, फिर वापस कॉन्फिडेंस आया, एनकरेजमेंट आया फैमिली से, तो वो फेज निकला। सी इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है कि इट्स अ फैमिली व्हिच इज लाइक स्टैंडिंग स्ट्रांग एट योर बैक, और आपके डाउनफॉल पे और आपके हर परेशानी के समय पे जो फैमिली प्लेज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले विभा ने बात की थी कि दैट इट्स लाइक अ गोल्डन थिंग। बिल्कुल। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, शी ऑलरेडी हैव वन गोल्ड मेडल as the best outgoing school student of year award, correct? जी, with sir. a gold medal from Indian School Salala. जी। ये भी एक जबरदस्त माइलस्टोन था, आई बिलीव। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो किस पैरामीटर्स पे क्यों डिसाइड करते हैं, एनीथिंग लाइक? हाँ जी, तो व्हेन द 12th का जो बैच रहता है, सो वी वर द बैच ऑफ 2014, तो उनके बेसिकली पैरामीटर्स रहते हैं कि आपका पिछले 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो एकेडमिक तो है ही ऑब्वियसली, दैट वेज द मोस्ट। उसके अलावा CCE एक्टिविटीज़ में आपका कितना पार्टिसिपेशन रहा है, कैसे आपने प्रेजेंट किया है खुद को, प्लस स्पोर्ट्स में आपका कितना रहा है, एंड योर कंडक्ट, योर डिसिप्लिन, इफ यू आर डिसिप्लिन इन द स्कूल, आपके अगेंस्ट कुछ टीचर्स की कंप्लेंट्स है और यू हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, और ऑल ऑफ योर ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 3 years। लास्ट 3 years। हाँ जी, तो एकेडमिक्स में
आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल, तो वो एक फैक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैवी था. सेकेंडली CC में माई पार्टिसिपेशन वॉज वेरी गुड, तो डिबेट्स में या एलोक्यूशंस में, पब्लिक स्पीकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. तो वो कुछ भी कॉम्पिटिशन आता था, आई यूज टू गो फॉरवर्ड फॉर इट. Sports was one such thing which is not my cup of tea. But कभी कभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन हो जाता था कि चलो 80 मीटर रेस है तो इतना तो भाग ही सकते हैं अपन. तो वो हो जाता था. थ्रो बॉल में पार्टिसिपेशन कर लिया या और कुछ थोड़े थोड़े गेम्स रहते थे, तो कुछ तो sports was my weakest point, considering all those 4 parameters. And discipline of course था. My conduct was very well with the teachers, with the fellow students. तो वो सारा था. But then in a batch of around 300, I wasn't the only one. बहुत बच्चे थे साथ में रेस में. And 2014 was the first year जब उन्होंने पहले से एडवांस में बच्चों को नहीं बता दिया था कि गोल्ड मेडल किसको मिल रहा है. They were to announce it on the spot. Correct. तो एनुअल डे की नाइट थी एंड वी वर ऑल जस्ट सिटिंग, हम लोग भी लास्ट में बैठ के चिल कर रहे थे, यार ठीक है प्रोग्राम्स हो रहे हैं. एंड देन द मोमेंट केम जब उनको अनाउंस करना था, तो वी हैड सम 5-6 नेम्स इन माइंड कि इन बच्चों को मिल सकता है. एंड आई वाजंट कंसीडरिंग माई सेल्फ एज द वन बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो वी वर ऑल जस्ट सिटिंग, ठीक है देखते हैं भाई किसको मिलता है. And they were like, the recipient of the gold medal for this year is Vibha Ojha. I was like, is it me? Are you sure? I was sitting at the far end of the ground और वहाँ से मुझे भाग के जाना था करीब 150 मीटर स्टेज तक के लिए. तो मैं सारे भीड़ को, हटो यार मैं ही हूँ, मुझे लेने दो मेरा मेडल. I just couldn't contain my excitement and I went up to the stage. I was all shivering, I was shaking. And they put the gold medal onto my neck and that was just amazing. I mean, बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है. अभी भी it gives me chills when I think of it. I know. It is, yeah. I mean, best student outgoing का award मिलना itself is like, ये स्कूल में 4000 बच्चे हैं, तो उन 4000 बच्चों के लिए आप एक एग्जाम्पल हो. I mean, for that particular year, every year बाकी बच्चों को मिलता होगा, but for that particular year they will ever remember ना कि किसको मिला था. Right. So it's like it will never vanish. Anyways, इंडियन स्कूल सलाला के इतिहास में विभा और शुभा का नाम जो है, वो कहते हैं ना सुनहरे अक्षरों पे लिखा हुआ वैसा है. वो लिखा हुआ भी है लीडर बोर्ड पे, वहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं. हाँ एक्चुअली लिखा भी है. अगर हो सके ना तो कभी मैं अगर इंडियन स्कूल को शूट कर रहा हूँ, I will show you that also. That's my promise on my channel. Yeah, mine is towards the right और इसका लेफ्ट साइड में there's a board. So there's a leader board where they have a list of all the students जिनको गोल्ड मेडल मिला है, तो उसमें हमारा नाम है. तुम लोग मतलब क्या मैं बोलूँ, कहते हैं ना ऊपर वाला जब कुछ लोगों को ओवर टाइम में बनाता है, इनको डबल ओवर टाइम में बनाया. सो इट्स लाइक ऐसे बच्चे जो कभी ट्यूशन नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ घर के माहौल पे, अपने परिवार के परामर्श पे, उनके गाइडेंस पे आगे बढ़ करके अपनी जो है अपनी योग्यता से अपनी चीज़ों को हासिल करके, और सारी चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि भाई आज फलाना कमिटमेंट है तो मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं है. सारी चीज़ों पे रह करके और सारी चीज़ों पे अव्वल आना, ये एक असाधारण एक्टिविटी मैं कह सकता हूँ, एक अद्भुत क्षमता है ये. लिटिल करेक्शन, एक बार ट्यूशन लिया था मैंने 1 महीने, दैट वाज फॉर अरबिक. अब ये मेरे को पता नहीं था. Because okay, Arabic is not our language, no? So उसके ट्यूशन क्लास भी है. हाँ, मैंने जब इंडियन स्कूल सलाला ज्वाइन किया था, दैट वाज इन 7th स्टैंडर्ड. और अरबिक 3rd लैंग्वेज जो होती है वो शुरू हो जाता है 5th से. सो आई हैड मिस्ड आउट ऑन 2 years ऑफ अरबिक. तो मुझे बेसिक्स, ऑब्वियसली क्लास में तो मुझे कोई बेसिक्स पढ़ाएगा नहीं, मुझे लिटरली जो अ आ ई सीखते हैं वो अरबिक का अलिफ बा ता सीखना था. तो आई कांट फॉरगेट शौकत अली सर, 1 or 2 months with him, and so that was my first and last tuition. That's so good. अच्छा, और एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा मेरे, चूंकि आप दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे हो, बिकॉज आपने अपना आई थिंक काफ़ी लंबा समय इंडियन स्कूल में निकाला. इसके बाद जब आप इंडिया पहुंचे तो इंडिया, यूजुअली सारे बच्चे जो इंटरनेशनल होते हैं वो 12th के बाद में इंडिया जाके ग्रेजुएशन करेंगे, फिर अपनी लाइफ आगे. हाउ वाज द योर लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ दैट शिफ्ट बिकमिंग इंटरनेशनल टू नेशनल? ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंज हुआ था?
आई थिंक इतना कुछ चेंज नहीं हुआ था बिकॉज there's a huge Indian community here. Yeah. And we were in an Indian school. It was basically CBSE affiliated. And हमारे teachers Indian थे, हमारे friends Indian थे. We have a Indian social club. यहाँ पे हमने इतने फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल्स को हमने एक्सपीरियंस किया जितना हमने इंडिया में भी नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल देयर इज नवरात्रि, देन जो टेम्पल्स में होता था रथ यात्रा निकालना वगैरह. सो देयर वाज अ होल ब्लेंड यहाँ पे. वी गॉट टू नो अबाउट सो मेनी फेस्टिवल्स. जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमको थोड़े बहुत पता है, अपने स्टेट का पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा. यहाँ देखा देयर इज लोहरी, आंध्रा वालों का देयर इज उगादी. Then there are हर एक स्टेट का अलग अपना रहता है. तो आई थिंक हम यहाँ पे ज्यादा इंटीग्रेटेड थे इंडियन कम्युनिटी से. हम यहाँ ज्यादा इंडियन थे. हम यहाँ ज्यादा इंडियन थे. बट मैं एक्चुअली किस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे वहाँ के जो स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ के स्कूल के जो माहौल होता है जहाँ टीचर संटी पकड़ के चलता है, यहाँ तो इट्स नॉट अलाउड. करेक्ट है ना. तो वहीं पे जो कुछ शिफ्ट आई थिंक फील हो सकता है कि जब वहाँ का जो माहौल है, जो एजुकेशन, एनीवेज आपने स्कूल नहीं पढ़ी है, आपने डायरेक्ट कॉलेज गए, बट यू नेवर एक्सपीरियंस कॉलेज, और डायरेक्ट अपने इंडियन माहौल पे किया, इंडियन बच्चों के साथ. ऑफ कोर्स इंडियन बच्चे यहाँ पे भी हैं, बट वो माहौल का फर्क पड़ता होगा ना. हाँ थोड़ा. जी सर बिल्कुल. तो मैंने जब सीए ज्वाइन किया, हमारा इनिशियल था सीपीटी. तो उसमें जब बच्चों को पता लगा कि ये बाहर से आई हैं, तो एक बच्चों में जनरली वो आ जाता था कि ये शी इज एन एनआरआई, उनमें बहुत एटीट्यूड होगा, सो वी आर नॉट गोना टॉक टू हर, लेट हर बी अलोन. सो एक वो जनरली मैंने देखा, बट बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ऑलरेडी साथ में थी मेरे, तो उनका मेरे साथ सपोर्ट था काफी. एंड देन जब आप खुद दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, देयर लाइक कुछ बच्चों के नोट्स मिस हो गए थे, लाइक विभा प्लीज अपने नोट्स दे दोगे क्या. तो इनिशियली स्टूडेंट्स डिडंट यूज्ड टू कम अप टू मी, अगर मेरे नोट्स कंप्लीट भी रहते थे, लाइक यार शी इज एन एनआरआई, शी वोंट हेल्प अस आउट, उसमें बहुत एटीट्यूड है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू हर. तो वो आपको कॉर्नर कर देते हैं कि हम सारे एक हैं, तुम एनआरआई हो, तुम अलग जाओ. अच्छा. तो एक बच्चों में ऐसा जनरल रहता है, बट देन वो थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा, बट उसको खत्म आपको खुद से करना पड़ेगा. अगर आप सोचेंगे ठीक है तुम जाओ भाड़ में, मैं हमारे अलग एनआरआई हूँ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू हैव टू ब्लेंड इन एट द एंड ऑफ द डे. तो ठीक है, धीरे धीरे करके जब मैंने उनको हेल्प करना शुरू किया, आई मीन आफ्टर ट्यूशन भी मैं किसी को बता देती थी क्या टीचर ने ऐसा पढ़ाया, या हम कभी बाहर चले जाते थे एक साथ में, कभी कॉफ़ी पीने चले गए, कभी आइसक्रीम खाने चले गए, तो उनको पता चला यार ठीक है एनआरआई है तो है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियन, वी आर दी सेम ब्रीड एज यू. एंड जितना आपने पढ़ा है उतना ही मैंने भी पढ़ा है, मैंने कोई ज्यादा तीर नहीं मारे हैं, एंड वी आर ऑल एट द सेम लेवल. तो वो धीरे धीरे करके दे स्टार्ट इंक्लूडिंग यू. हाँ जी बिल्कुल. लकीली मैंने कभी ये फ्रिक्शन एक्सपीरियंस नहीं किया. इनफैक्ट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग क्लासेस सो मच इन इंडिया बिकॉज इंडियन स्कूल सलाला में ऑब्वियसली सब कुछ इंग्लिश में रहता था, पर इंडिया में वो एकदम अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना और स्लैंग्स बोलना फनी लगता था. देयर वर सो मेनी फनी मोमेंट्स फ्रॉम क्लास दैट आई रिमेंबर कोचिंग में स्पेशली. सो आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट. और इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट इवन आई स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग. पहले मुझे आदत थी कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू अ टीचर यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, पर आफ्टर 2 or 3 months even I was रंग में रंग गई. Of course यार वो आ ही जाएगा ना. एक्सेप्टेंस लेवल नहीं लाओगे तो कंफर्ट नहीं आएगी. बिल्कुल. That's there. So now अब what is like next step क्या है अब on your life? Of course आप तो वर्क में है जी, और अभी आप वर्क में जाने वाले हो. आपको भी आपने बताया अभी बच्चों को कि शायद आपका कैंपस इंटरव्यू हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है. हाँ. इनफैक्ट वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि टियर 1 फर्म्स ने मुझे एक्सेप्ट किया, बिकॉज इनिशियली मुझे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे. आई मीन बिकॉज जो फर्म्स आते हैं आपका इंटरव्यू लेने, काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उन फर्म्स में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी थी. सो दे हैड एक्सपीरियंस, दे हैड कनेक्शंस विद पीपल हु आर वर्किंग इन दोज फर्म्स. और मेरा ये सीन था कि जहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिल रहा है, जहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, जहाँ मिल रहा है वहाँ कर लो. बिकॉज कोरोना काल एक ऐसा था कि इंटर्नशिप की कमी है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज जो रहते हैं ऑनलाइन में. उसकी वजह से काफ़ी टियर 1 फर्म्स आपको नहीं ले रहे थे. अच्छा. तो मेरे पास टिल डेट आई हैव 0 टियर 1 इंटर्नशिप्स. सारे टियर 2 फर्म्स की है मेरे पास, बट टियर 1 में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. पर जब इंटरव्यूज दिए, इनफैक्ट इंटरव्यूज जब दिए तो मैंने एक टियर 1 फर्म, हमको एक्चुअली इनिशियली चूज करना पड़ता है.
कि आप कौन कौन से में अपने CV भेजेंगे पहले. So there are I think 6 firms that you choose. उसमें मैंने एक बैकअप ऑप्शन भी रखा मेरे लिए. मैंने कहा कि कहीं भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो हमको ले ही लेंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू फर्म. वो होता है ना एक क्या कहते हैं उसको, हाँ वही बैकअप प्लान. सो आई हैड दैट, पर आई थिंक इंटरव्यूज वेंट रियली वेल एंड काफ़ी और मैंने ये चीज़ देखा कि नन ऑफ देम आस्क्ड मी कि आपके Tier 1 इंटर्नशिप्स क्यों नहीं है. What they are judging is your overall personality. Every interview, in fact, I feel, मैंने obviously experience नहीं किए हैं बाकी fields में, but what I've seen is कि जो आपका panel बैठा है, they are highly experienced people, and they are looking for people who are humble, जो who will work under your guidance, because आप उनके अंडर काम करने वाले हैं. तो they judge your personality. They see if that person is ready to work hard, if he is ready to be loyal to the firm, to the company or firm, whatever they work for. So I think this was the parameter throughout. जितने भी Tier 1 firms थे, जितने भी मेरे interviews गए, so it was all successful, and in the end I had 3 offers, and I had to choose. I was completely shocked कि तीनों ने कैसे accept किया. तो that was one of the happiest moments for me. तो हाँ, that's how it went. 3 में से कुछ एक चूज कर लिया है अभी तीनों के साथ काम करने? नहीं चूज कर लिया. Very good. That's so nice. Yeah. In fact, the firm I chose, why I chose them was because हमारे एक्चुअली इंटरव्यूज के पहले मॉक इंटरव्यूज रहते हैं. तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमारे मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछना करना. तो एक मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आई मेंशन्ड अबाउट माय हेल्थ इशू. मेरा एक सर्जरी हो गया था, कुछ हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन, और उसका ब्रेन सर्जरी हुआ था. सो आई मेंशन्ड अबाउट दैट इन वन ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें वो पूछ रहे थे कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. तो मैंने बोला था कि उसकी वजह से आई हैव टू टेक रेगुलर स्लीप लेना पड़ता है मेरे को. इफ दैट डजंट हैपन तो थोड़ा काम में इफेक्ट होता है. तो एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू द फीडबैक आई गॉट वाज pretty negative. They're like, इस चीज़ को आप मत mention करो, don't tell them about it. They might not hire you, they might take it as a very negative point. But जो मेरा CAM का इंटरव्यू था, I think the feeling I got from the panel was very homely. The way they were communicating, they kept it very informal and at a very personal level. So जब उन्होंने मुझसे पूछा कि what was that one experience that you had in college जहाँ पे you were very you felt very low and you felt disappointed etc. तो उस टाइम मैंने ये चीज़ उनके साथ शेयर किया and they were so accepting of it. In fact they appreciated me for it कि आपने despite this 1 year का जो phase था, despite that आपने academics में कुछ problem नहीं आने दिया, आपने दूसरी activities में भी part लिया, ये वो. So I think उन्हें मेरे नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में लिया. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया. एंड आई न्यू इट कि पहले मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अ फर्म लाइक दैट फर्म वाज सिरिल अमरचंद मंगलदास CAM. मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि दैट फर्म विल गिव मी एन ऑफर, बिकॉज it's one of the oldest firms and it's one of the top firms. तो उनका ऑफर आया एंड व्हेन आई सॉ द नेम, मुझे बाकी नीचे के दिख भी नहीं रहे थे. मेरी नज़र सिर्फ उस पे थी. आई वाज लाइक नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. सो आई वाज क्लियर कि नहीं यहीं जाना है. वाओ, दिस इज लाइक सुपर्ब यार. आई मीन टॉकिंग टू यू टू ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सक्सेस का इंतजार करते हैं, कुछ होते हैं जो सक्सेस को क्राफ्ट करते हैं. I think तुम दोनों उनमें से हो. And I think मैंने काफी समय ले लिया तुम दोनों का. So this interview was for कुछ समय के लिए, but ये तो ज़्यादा समय के लिए हो गया. So that's fine. So overall I think हमने आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ आज बात करी है. And I am sure our viewers जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे जो एस्पायरिंग हैं, वो आपकी स्टोरी से काफ़ी उनको इंस्पिरेशन मिलेगी. जी. And if anybody of you who is watching us right now, if you have any questions, anything you want to know, in any of the dynamic, like किसी से भी आपको बात करने की इच्छा है,
you want to get into more information, please let us know. Please do comment on the comment section. हमको बताइए और हम आपकी बात इन तक पहुंचाएंगे और फिर ये आपसे बात करेंगे. So on that note, I Vijay Shukla, I'll take your leave for the day. और हमारे डायनामिक डुओ को आराम देते हैं, काफी बेचारी परेशान हो गई है और let them rest. So we'll see you all next time with the next guest on my show, हमारे चैनल पे कैप्स पर. तब तक के लिए हम सबको और हमारी टीम को इजाजत देंगे. नमस्कार.